हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज आपको तृतीय वर्ष कला इतिहास के प्रश्न पत्र पश्चिमी संसार के टॉपिक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिका की क्रांति के कारणों के बारे में आगे बतलाऊंगी। जैसा कि विदित है कि मैं अपने पिछले वीडियो में अमेरिका में इंग्लैंड के 13 उपनिवेशों के बारे में चर्चा कर चुकी हूँ और मैंने क्रांति के 2 कारणों के बारे में विस्तृत रूप से आपको बताया था। पहला कारण था अभिव्यक्ति और सिद्धांतों का संघर्ष, जिसमें मैंने आपको अमेरिकनों में आत्मविश्वास एवं महत्वाकांक्षा की उभरती हुई भावनाएं बताई थी और रूढ़िवादी अंग्रेजी समाज तथा उदारवादी अमेरिकी समाज में टकराव के बारे में चर्चा की थी। आज हम दोषपूर्ण अंग्रेजी प्रशासन नीतियां और निरंकुशता के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दोषपूर्ण शासन व्यवस्था के बारे में बतलाऊंगी कि उपनिवेशों की शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग थे। गवर्नर की कार्यकारिणी समिति और तृतीय था विधायक सदन अथवा असेंबली। गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी समिति सम्राट के अधीन थे, परंतु कानून निर्माण तथा कर लगाने का अधिकार अप्रवासियों द्वारा चुनी हुई विधायक सदन के हाथ में था। ऐसी स्थिति में गवर्नर के लिए जनता के प्रतिनिधियों का विरोध करना अत्यंत कठिन था। विधायक सदनों का सदैव यह प्रयत्न रहता था कि कार्यकारिणी पर उनका नियंत्रण स्थापित हो जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विधायक सदन अक्सर गवर्नर और जजों के वेतन की धनराशि की मांग को अस्वीकार कर देते थे। इससे गवर्नर की मानहानि होती थी, क्योंकि गवर्नर इंग्लैंड की सरकार द्वारा नियुक्त होते थे, इसलिए इस प्रकार का रवैया उन्हें बुरा लगता था। वास्तव में इंग्लैंड ने प्रारंभ से ही इन उपनिवेशों के स्वशासन पर अंकुश लगाने या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न नहीं किया। अपने निर्माण काल से ही उपनिवेश परिस्थितियों के अनुसार अपना विकास करते रहे थे। इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि 17वीं शताब्दी के आरंभ से ही 1688 तक इंग्लैंड में राजतंत्र और संसद में संघर्ष चलता रहा। इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों को अमेरिकन उपनिवेशों के विषय में गंभीरता के साथ विचार करने के लिए समय नहीं मिला। इसका एक अन्य कारण यह था कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार व्यापार था। अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों को व्यापक अधिकार और सुविधाएं प्रदान की गई थीं। उनकी दृष्टि में उस समय उपनिवेशों का महत्व केवल इतना था कि उनसे कच्चा माल, तंबाकू, चीनी, लकड़ी, चावल, मछली आदि प्राप्त किए जाएं। अतः उपनिवेशों के प्रशासन में इंग्लैंड ने अधिक रुचि नहीं ली थी। इन दोनों कारणों से इंग्लैंड की सरकार ने उपनिवेशों के प्रशासन में नाम मात्र का हस्तक्षेप किया, लेकिन इंग्लैंड को जब यह एहसास हुआ कि उसके अमेरिकन उपनिवेशों में एक स्वच्छंद वातावरण का निर्माण हो चुका है और यह वातावरण उसके हित में नहीं है, तब उसने इस पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया। किंतु उस समय तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वास्तव में 1.5 शताब्दी के इस अंतराल में अमेरिका में स्वतंत्रता की भावना जड़ें पकड़ रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जेफरसन कहते हैं कि अमेरिकी क्रांति का वास्तविक आरंभ 1620 में ही हो गया था, जब वर्जीनिया को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया था। वास्तव में अमेरिकन उपनिवेशों की विधायी सभाओं ने क्रांति का मार्ग अमेरिका में प्रशस्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है इंग्लैंड की वाणिज्यवादी नीति का
विरोध। इंग्लैंड की सरकार यह चाहती थी कि अमेरिकन उपनिवेश उसके धन तथा सत्ता की वृद्धि में सहयोग देते रहें। इसलिए उसने उपनिवेशों से व्यापार संबंधी ऐसे कानून पास किए जिससे इंग्लैंड को लाभ और उपनिवेशों को आर्थिक हानि पहुंचती थी। इन कानूनों को 3 समूहों में बांटा जा सकता है: नौसंचालन कानून, व्यापारिक अधिनियम और औद्योगिक अधिनियम। नौसंचालन कानून क्या थे? वाणिज्यवादी प्रवृत्ति या पद्धति का पालन करते हुए इंग्लैंड ने 1651 में नौसंचालन कानून पारित किया। इसके अनुसार उपनिवेशों से व्यापार केवल इंग्लैंड, आयरलैंड तथा स्वयं उपनिवेशों के जहाज़ों के माध्यम से ही हो सकता था। इस नियम से इंग्लैंड में जहाज़ निर्माण के उद्योग का विकास हुआ। एक अन्य नौसंचालन कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपनिवेशों से सभी प्रकार के कच्चे माल को जिसकी इंग्लैंड को आवश्यकता होती है बिना इंग्लैंड के बंदरगाहों पर लाए दूसरे स्थानों पर निर्यात नहीं किया जा सकता। इससे इंग्लैंड की कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति होती थी तथा इंग्लैंड के व्यापारियों को दलाली का लाभ होता था। इंग्लैंड की सरकार को दोबारा निर्यात किए गए माल पर राजस्व की प्राप्ति होती थी, किंतु इससे अमेरिकनों को आर्थिक हानि होती थी। इससे अमेरिका में असंतोष पैदा हुआ, किंतु इंग्लैंड ने इसकी चिंता नहीं की। 1663 में इंग्लैंड ने अपने व्यापारिक हितों के लिए एक अन्य नौसंचालन कानून पारित किया। इसके अनुसार यूरोप से अमेरिकन उपनिवेशों को जाने वाला माल पहले इंग्लैंड के बंदरगाहों पर लाया गया। इस नियम से भी इंग्लैंड के व्यापारियों तथा व्यापारिक जहाज़ों के मालिक को लाभ पहुंचता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये तीनों नौसंचालन कानून अमेरिका के निवासियों के हितों के प्रतिकूल थे, अतः अमेरिकन उपनिवेशों के निवासियों द्वारा इनका विरोध करना स्वाभाविक था। नेक्स्ट है व्यापारिक अधिनियम। इन अधिनियमों के अनुसार अमेरिकन उपनिवेशों में उत्पादित कुछ वस्तुओं का निर्यात केवल इंग्लैंड को ही किया जा सकता था। ये वस्तुएं थी चावल, तंबाकू, लोहा, लकड़ी, कच्चा चमड़ा तथा नौसैनिक सामान। इन वस्तुओं को डच व फ्रांसीसी व्यापारी अंग्रेज व्यापारियों से अधिक दाम पर खरीदने को तैयार थे, किंतु उपनिवेशों के निवासी ये वस्तुएं उन्हें नहीं बेच सकते थे। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड द्वारा पारित अधिनियमों में यह भी प्रावधान था कि यूरोप को अमेरिकी वस्तुओं का निर्यात अथवा यूरोप से उपनिवेशों में वस्तुओं का आयात अंग्रेज व्यापारियों द्वारा ही किया जा सकता था। इस प्रक्रिया से अंग्रेज व्यापारियों को लाभ और उपनिवेश के व्यापारियों को हानि होती थी। नेक्स्ट हम करेंगे औद्योगिक अधिनियम। 1689 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने एक अधिनियम द्वारा अमेरिका ऊनी माल के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। 1732 में तैयार और अर्ध तैयार दोनों प्रकार के तोपों का निर्यात बंद कर दिया गया। लोहे के अंग्रेज व्यापारियों और उत्पादकों को अमेरिकी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ने पर 1750 में उपनिवेशों में लोहे के कारखाने स्थापित करने पर रोक लगा दी गई। अब अमेरिकी लोहे की छड़ें और कच्चा लोहा नहीं बना सकते थे। यद्यपि उपरोक्त सभी कानून अमेरिका के उपनिवेशों की जनता के आर्थिक हितों के विरुद्ध थे, किंतु इनका सशक्त विरोध नहीं किया गया। इसका कारण इन कानूनों का सख्ती से पालन नहीं किया जाना था। इन कानूनों का पालन कराने के लिए काफ़ी संख्या में अधिकारियों की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त इनका पालन कराना भी एक कठिन कार्य था। उदाहरण के लिए टोप
घर घर में बनाए जाते थे और सरकार के लिए संभव नहीं था कि वह हर मकान की तलाशी ले। अतः इन कानूनों की अवहेलना की जाती थी, किंतु इन कानूनों और कुछ नई कानूनों का पालन कराने के लिए कठोर कदम उठाए जाने पर उनके प्रति विरोध बढ़ता ही चला गया। थैंक यू।